हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है लीगल हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मेजरली इन बंगाल। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किस लिए? तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्वायर किए हुए टेरिटरीज हैं, स्पेसिफिकली बंगाल, उनसे कंट्रोल करना, या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसे अच्छे से कंट्रोल करना, अच्छे से एडमिनिस्टर करना। दिस एक्ट वाज पास्ड ड्यू टू द मिस गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट दैट इंट्रोड्यूस्ड द सिचुएशन ऑफ बैंकरप्टेसी एंड द गवर्नमेंट हैड टू इंटरफियर विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना कामकाज, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बहुत से मतलब करप्शन ले लीजिए आप, या बहुत ही मिस गवर्नेंस हो रहा था, बैंकरप्सी आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या करना पड़ा? इंटरफियर करना पड़ा विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, The act was passed in the British Parliament in June 1773। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास किया गया कब? तो जून 1773 में। इट वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री रैटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन डिफाइनिंग द पावर्स एंड ऑथोरिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडियन पोजीशन। तो ये पहला पार्लियामेंट्री रैटिफिकेशन है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या क्या पावर्स होंगे, उन्हें क्या क्या ऑथोरिटी दी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोजीशंस। जो भी इंडियन पोजीशंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किए हैं, उसके रिलेटेड जो कुछ भी उनके पावर्स हैं, ऑथोरिटी है, ये इस एक्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है। ओके, अब बैकग्राउंड देखिए। किसी भी एक्ट को जानने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर वो क्यों फॉर्मुलेट हुआ, क्यों पास किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी उसे पास करने के पीछे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें उस एक्ट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम बैकग्राउंड देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट मोनोपोली टू ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज इन द ईयर 1600। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिली? मोनोपोली मिली ट्रेड करने के लिए। जो भी उनके कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी ट्रेड है, वो जो भी कर रहे हैं इंडिया में, तो ये करने के लिए उन्हें मोनोपोली मिली। यानी इनका कंपटीशन में, इनके कंपटीशन में कोई नहीं था। ये बस अकेली ही जो भी है ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये कर रहे थे। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ पॉलिटिकल पावर after Battle of Buxar and Battle of Plassey, because of which the benefits are getting both to the company as well as British government। देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के परे जाकर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अलावा भी उन्हें बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पावर मिले थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई थी। मानो ऐसा हो गया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार एंड आफ्टर द बैटल ऑफ, मतलब जो भी बैटल एंड बक्सार एंड बैटल ऑफ प्लासे हुआ था उसके बाद। ओके, और इसका जो बेनिफिट है, इसके जो फ़ायदे हैं, ये सिर्फ कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मिल रहे थे। तो दोनों को फ़ायदे बराबर तरीके से मिल रहे थे, क्योंकि क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ द वन हु हैज़ गिवन अ मोनोपोली टू कंपनी एंड अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही कंपनी को ये अथॉरिटी दी थी, ये अलाउ किया था, ठीक है, या उन्हें मोनोपोली प्रोवाइड की थी, मोनोपोली दी थी कि वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, या बाकी की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। Hence, because of the monopoly given by the British government, East India Company gave 4 lakhs pound every year to British government। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली प्रोवाइड की है, तो थोड़ा तो जो भी है फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। तो हर साल 4 लाख पाउंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। बट आफ्टर 1768, देखिए 1768 के बाद क्या हुआ, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी कंपनी की वो डिग्रेड होने लगी, डिटेरियोरेट होने लगी, ठीक है, और बैंकरप्टेसी के मोड पर आ गई। सब खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा था। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, वो जो 4 लाख पाउंड्स देती थी पर ईयर, वो देना उसने बंद कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को। In 1772, कंपनी आस्क फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 1 लाख पाउंड्स। तो देखिए, ये 4 लाख पाउंड्स पर ईयर देना तो छोड़िए, अब इन सब के बावजूद
कंपनी ने 1 लाख पाउंड का क्या किया, लोन मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एंड पास दिस एक्ट टू रिवाइव इन द कंपनी. तो यहाँ पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिख रहा है कि भाई अब तो कुछ होने वाला है नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है, इनके हाथों में कुछ है नहीं, ये डिग्रेड ही होती जा रही है, डेटेरेट ही होती जा रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से डाउन होती जा रही है, तो इन्हें थोड़ा मदद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से फ़ायदा क्या है, हमें भी मिल रहा है. तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया इनके मामलों में, और कंपनी को वापस से रिवाइवन करने के लिए इस एक्ट को फॉर्मुलेट किया, पास किया. दिस एक्ट मेनली केम इनटू फोर्स टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द कंपनी. तो इस एक्ट को फॉर्मुलेट करने का जो मेन रीज़न था, तो वो यही था कि जो कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अच्छे से रेगुलेट करना, उन्हें सुपरवाइज करना, ताकि कंपनी जो डाउन नीचे जा रही है उसे ऊपर ला सके. ओके, अब देखिए, अब ये जब बैंकरप्टेसी उनकी आ गई थी, तो इसके मेन रीजंस क्या थे, क्यों इतनी फाइनेंशियल कंडीशन कम हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हैड आस्क्ड अ लोन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1772. तो ये तो हमें पता है, ठीक है, कि उन्होंने लोन मांगा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से. क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है. एलिगेशंस ऑफ रिपीट हुआ है यहाँ पे. तो देखिए क्या है, एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म वर अ रैम्पेंट अगेंस्ट कंपनी ऑफिशियल्स. तो क्या है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा था, नेपोटिज्म चल रहा था. ठीक है, तो बहुत से इलीगल या बहुत से जो होने नहीं चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी थी. टेरेबल फैमिन, ये एक रीज़न है. दूसरा रीज़न ये है कि टेरेबल फैमाइन इन बंगाल वेयर अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बंगालीज पेरिश्ड. तो बंगाल में क्या आ गया था, फैमिन आ गया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है बंगाल की, वो पेरिश हो चुकी थी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी. तो ये एक रीज़न है बैंकरप्टेसी का. तीसरा रीज़न देखिए क्या है, द ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव वॉज कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉइंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो फॉर्म किया था, इंस्टीट्यूट किया था, जिसकी वजह से ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका था, कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, और बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी इस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर. अब अगला रीज़न ये है कि लॉलेसनेस जो है वो बंगाल में इंक्रीज़ हो चुका था, लॉ का कोई मतलब ही नहीं रह गया था. ओके, द फार्मर्स एंड द जनरल पॉपुलेशन सफर्ड एज देयर इम्प्रूवमेंट वॉज निगलेक्टेड. फार्मर्स और जनरल पॉपुलेशन की इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही है, उन पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और कंपनी का पूरा ध्यान, उनका जो पूरा कंसर्न है वो किस चीज़ पर है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू मुझे एक्यूलेट करना है, मैक्सिमम रेवेन्यू क्या करना है उन्हें, फॉर्मुलेट करना है. तो इस पर उनका फोकस था. अगला रीज़न ये है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन कंपनी एंड हैदर अली फ्रॉम 1766 टू 1769 इन विच कंपनी लूज. तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था कंपनी और हैदर अली के बीच 1766 से लेकर 1769 तक. इन जो वॉर हुआ था ये, इसमें कौन डिफीट कर गया, कौन लूज कर गया, तो कंपनी हार चुकी थी, तो और नुकसान हो गया. टी ट्रेड लॉस, तो ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड, ये था, कॉन्ट्रैक्ट था या ट्रिटी थी, टी ट्रेड करते थे वो, यानी कि इंडिया से क्या जाता था, टी अमेरिका को जाता था. तो अमेरिका ने भी बीच में साथ छोड़ दिया, उन्होंने भी हमारे यहाँ से टी लेना बंद कर दिया. तो ये सारे कई रीजंस हैं बैंकरप्सी के लिए, जिसकी वजह से क्या हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से डिग्रेड हो गई थी. अब प्रोविजंस देखते हैं. देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के क्या प्रोविजंस हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई. तो पहला तो सबसे पहले देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हास्टिंग थे, और इन्हें अपॉइंट किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें अपॉइंट किया था, वॉरेन हास्टिंग को, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ठीक है, उसमें 4 मेंबर्स थे. अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करता है. तो इन चारों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया है. फिलिप फ्रांस, जॉर्ज मॉनसून, जॉन फ्लेवरिंग, रिचर्ड बॉरवेल. तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें भी बहुत सी दुश्मनी थी, क्या क्या था ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा. तो ये क्लियर रख दीजिए माइंड में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हास्टिंग, और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर्स थे. आगे देखते हैं.
देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर का प्रोविजन है, इफ गवर्नर जनरल वांट्स टू मेक लॉज देन इट शुड गेट पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ काउंसिल, बट 3 members वर ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु वाज वॉरेन हास्टिंग, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास द लॉज एंड टू इम्प्लीमेंट इट। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि जो गवर्नर जनरल है, कुछ भी अगर उसे लॉ बनाना है या पास करना है तो उसे मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है पास करने के लिए। किसकी? तो काउंसिल की। ओके, लेकिन इसमें से जो 3 मेंबर्स हैं, यानी कि फिलिप फ्रांस, जॉर्ज मॉनसून और जॉन फ्लेवरिंग, ये जो 3 थे, ये हमेशा वॉरेन हास्टिंग के अगेंस्ट थे, हमेशा उनके अगेंस्ट बोलते थे, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। रिचर्ड बारवेल जो हैं, यही इनके एक हम कह सकते हैं सपोर्टर थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, अब ये तीनों तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी तो पैदा होने का सवाल ही, मतलब मेजॉरिटी तो सवाल पैदा नहीं होता मेजॉरिटी का। तो इस तरह से क्या होता था, जो गवर्नर जनरल है उन्हें कोई भी लॉ पास करने में बहुत मुश्किल होती थी, और इम्प्लीमेंट करने का तो फिर सवाल दूर का ही है। तो इस तरह से लॉज फॉर्मुलेट करके उन्हें इम्प्लीमेंट करने में गवर्नर जनरल को मुश्किल होती थी। रेवेन्यू वॉज जनरेटेड फ्रॉम कमर्शियल ट्रेड, फ्रॉम पोजेशंस, फ्रॉम सॉल्ट टैक्स। तो जो कमर्शियल ट्रेड जो होता था या फिर जो पोजेशंस थे, सॉल्ट टैक्स से क्या होता था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी मेड 3 प्रेसिडेंसी टाउन, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये क्लियर है, हम पहले से देखते आए हैं। ईच प्रेसिडेंसी हैज़ 1 गवर्नर, ऑल ऑफ 3 वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिपोर्ट फर्दर सबमिटेड टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब हर एक प्रेसिडेंसी, यानी बंगाल ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए या मद्रास ले लीजिए, हर एक प्रेसिडेंसी को क्या एक एक गवर्नर अपॉइंट किया गया था, और वो गवर्नर को 3 काउंसिल मेंबर्स जो भी होंगे वो सपोर्ट किया करते थे। तो ये जो तीनों भी गवर्नर्स थे, तीनों प्रेसिडेंसीज के, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे, और अपने जो काम का जो भी रिपोर्ट है वो फर्दर किसे सबमिट किया करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट किया करते थे। सो अब इस एक्ट में क्या हुआ, अब इंडिपेंडेंटली काम कर कर इंडिपेंडेंटली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करते थे। तो यहाँ पे ये प्रोविजन लाया गया कि जो भी सभी गवर्नर्स हैं बाकी प्रेसिडेंसीज के, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे जाकर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा। क्लियर? तो इसमें ये एक चेंज है। पहले क्या करते थे, इंडिपेंडेंटली काम कर कर इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट सबमिट करते थे टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट इन दिस एक्ट दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट ऑल द 3 गवर्नर्स जो भी हैं, तीनों भी, वो विल सबमिट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल फर्दर सबमिट इट टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं, ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्टॉप्ड। देखिए, जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, हमने बाकी के एक्ट्स में भी स्टडी किया है, ठीक है, चार्टर्स में हमने स्टडी किया है। तो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि निज़ामियत, दीवानी, यानी कि सिविल केसेस ट्राई करने के लिए, क्रिमिनल केसेस ट्राई करने के लिए। तो ये जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ये यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड। देखिए, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे नहीं रुकाई गई, उसे कंटिन्यू ही रखी गई है इस एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन एक इसमें चीज़ ये लाई गई है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे, उन्हें सुपरवाइज करेंगे, उन्हें एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि बिना इनके सुपरविजन के कुछ कर ही नहीं पा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पूरी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खुद पर कुल्हाड़ी मार ली है, खुद ही डिग्रेड कर रही है। तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट या फिर असिस्ट करने के लिए या रिवाइवन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, इनकी जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और पॉलिटिकल फंक्शन है इन्हें कंट्रोल कर रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 24 हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अब देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी असिस्टेड बाय 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स। हमने देखा है। तो पहले वॉरेन हास्टिंग कहते हैं, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इस एक्ट में उन्हें क्या बना दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है। ओके, अब देखिए, प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ओके, सो द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कौन था, एलिजा इम्फे। दिस सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ कलकत्ता, अभी का कोलकाता, पहले का कलकत्ता, तो इनका जो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो यूरोपियंस थे तब,
उनके जो केसेस है वो ट्रायल करता था, डिसाइड करता था। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं। देखिए बैकग्राउंड देख लिया, प्रोविजंस क्या क्या हैं ये देख लिए। तो कोई भी एक्ट हो उसके थोड़े बहुत तो ड्रॉबैक्स होते ही हैं। तो वो ड्रॉबैक्स क्या हैं ये देखते हैं। गवर्नर जनरल्स को वीटो पावर नहीं थी, हैड नो वीटो पावर। तो अब उनका जो काउंसिल था उसमें ही 3 मेंबर्स गवर्नर जनरल के अपोजिट में थे। तो लॉ पास करना तो मुश्किल है भाई, वीटो पावर तो दे दो उसे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ड्रॉबैक है कि गवर्नर जनरल लॉ ही पास नहीं कर पाता था उनकी वजह से। तो यहाँ पे वीटो पावर नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो आपका रेवेन्यू भर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सारा कामकाज चल रहा है, उनके ऊपर ही ध्यान नहीं है। यानी इंडियन पॉपुलेशन का कोई उन्हें कंसर्न नहीं है, उन पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है यहाँ पे। इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स। अब इस एक्ट के आने के बावजूद भी जो करप्शन वाला जो ये है क्या कह सकते हैं रोग, ये कम नहीं हुआ है, ये फैलता ही गया है, ये स्टॉप नहीं हुआ है कंपनी ऑफिशियल्स के बीच। द सुप्रीम कोर्ट पावर्स वर नॉट वेल डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता का, उसके जो पावर्स हैं वो अच्छे से डिफाइन नहीं किए हैं। The parliamentary control that was sought in the activities of the company proved to be ineffective. अब ये जो पार्लियामेंट इंटरफियर कर गई है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लाकर या फिर जो भी, तो इसके बावजूद भी क्या हुआ है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी है वो इनफेक्टिव ही रह गया है, इफेक्टिवली नहीं एडमिनिस्टर हुआ। तो बेसिकली ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंक्लूड कर देते हैं। सो दिस इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 which brought great changes to the system of administration and justice. It can also be concluded that the regulating act of 1773 laid the foundation of central administration. ठीक है, यहाँ पे central administration आ गया है and parliamentary control भी आ गया है। बट देयर वॉज ऑल्सो सम ड्रॉबैक इन दिस एक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किए जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। आई होप आपको ये एक्ट समझ आया होगा। काफ़ी आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये एक्ट, ये सेशन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कमेंट करके कि और कौन से लेक्चर्स पे, मतलब और कौन से टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।